महीनों के बाद वीर के चेहरे पर ऐसी नरमी, ऐसी बेबसी और ऐसी मासूमियत थी। केसर के हाथ को अपनी उंगलियों से हिचकिचाहट के साथ छूता हुआ ये वीर वो वीर था ही नहीं जो रेशम की मौत के बाद इतना जालिम बन गया था कि केसर की गिनती भी इंसानों में नहीं करता था। ये वो वीर नहीं था जिसने तय कर लिया था कि अपने अंदर की आग पूरी दुनिया में लगा देगा। ये वो वीर भी नहीं था जो रेशम की मौत का बदला, अपनी अधूरी नाकाम मोहब्बत का बदला पूरे जमाने से लेना चाहता था ताकि उसके अंदर की आग बुझ सके। ये वीर एक थका हुआ, हारा हुआ, डरा हुआ इंसान था जो केसर से कुछ ऐसा कहना चाहता था जो केसर से वो होश में नहीं कह सकता था। वीर ने एक बार फिर केसर के चेहरे को ध्यान से देखा ताकि वो तसल्ली कर ले कि वो बेहोश है। जब उसे एक बार फिर यकीन हो गया तो वो केसर को देखकर भावुक होते हुए बोला, मैं स्कूल के ज़माने से यही सोचता था कि तुम कितनी समझदार, सुलझी हुई और अच्छे दिल की लड़की हो। शायद मुझे कभी इस बात पर ताज्जुब भी हुआ हो कि मुझे तुमसे नहीं, रेशम से प्यार हुआ। शायद रेशम की शरारत, उसका अल्हड़पन, उसका बेबाक अंदाज मुझे उससे जोड़ता था। वो जिंदगी को ठीक उसी तरह से जीती थी जैसे मैं जीना चाहता था। मुझे आइडिया था कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर न तुमने कभी कुछ जताया और न मैंने रेशम के सिवा कुछ और सोचा। मुझे लगता था कि तुम मेरी और रेशम की शादी से खुश हो जाओगी और किसी न किसी दिन अनिरुद्ध को हाँ कह दोगी। दीवाना था वो तुम्हारा, शायद आज भी हो। इसलिए जब तुमने अचानक अपने अच्छे का जामा उतार कर रेशम को मुझसे छीन लिया तो मेरी पूरी दुनिया, मेरा दिल, मेरा दिमाग मेरे काबू के बाहर हो गए। मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता था केसर। तुम्हें जमाने के सामने खड़ा करके तुम्हारे मुंह से ये बुलवाना चाहता था कि तुमने रेशम का खून कर दिया है। शादी भी तो तुमसे इसीलिए ही की। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था, तुम। बाकी बचा क्या था मेरी जिंदगी में? अपने दिल का हाल बयान करते करते वीर की आंखें भर आई। उसका गला रुंध गया और न चाहते हुए भी उसने केसर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। केसर का हाथ थामकर वीर को इस बात का एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। केसर उसे छोड़कर कहीं नहीं गई है। नफरत का ही सही, कम से कम बाकी जिंदगी गुजारने के लिए एक सहारा तो है, एक वजह तो है, एक मकसद तो है। वीर ने अपने आंसू पोंछे और अपनी आवाज में थोड़ा दर्द, थोड़ा सुकून और थोड़ी शिकायत लिए हुए उसने केसर से कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता केसर। ना तुमसे कभी प्यार हो सकता है, ना तुमसे कभी कोई रिश्ता बन सकता है, पर तुम्हें मैं अपनी वीरान और जहर भरी जिंदगी से जाने भी नहीं दे सकता। शायद जिंदगी भर मैं तुम्हें रेशम को मुझसे छीनने की सजा देता रहूं, उस दिन का इंतजार करता रहूं जिस दिन तुम ये कबूल कर लोगी कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली तुम हो। पर मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूंगा केसर। तुम्हें तो मरने की भी इजाज़त नहीं। तुम मेरी दुश्मन ही सही, पर तुम मेरे जीने की वजह हो। इसलिए प्लीज मत मरना। केसर वीर को सुन सकती थी या नहीं ये तो कह पाना मुश्किल था, पर जब केसर का हाथ थामे वीर की उंगलियां भावुकता की वजह से कांपी तो शायद केसर के हाथ में हरकत हुई। उसकी नाजुक उंगलियों ने शायद बेहोशी में वीर का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जैसे वो कह रही हो कि वो समझ सकती है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और उसे तसल्ली दे रही हो कि वो उसके साथ ही है। वीर का चेहरा इस उम्मीद से चमक उठा कि शायद केसर को होश आ रहा है, पर इससे पहले कि वीर कुछ कहता या करता उसे आईसीयू के दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी दस्तक सुनाई दी। वीर ने पलट कर देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। आईसीयू के दरवाजे पर एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक महिला इंस्पेक्टर और 2 हवलदार खड़े थे। वीर का माथा ठनका और आराम से केसर का हाथ बेड पर रखकर वो धीरे से आईसीयू से बाहर निकला और उसने हैरानी से इंस्पेक्टर को देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब आप इतनी जल्दी? पर अभी तो केसर को होश भी नहीं आया है और मैं स्टेटमेंट देने के दिमागी सुकून में भी नहीं हूं अभी। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में जवाब दिया, मैं जानता हूं वीर प्रताप साहब कि आपकी बीवी अभी बेहोश है और शायद 2-3 घंटे तक वो होश में आए भी ना, पर मैं और मेरी टीम केसर वीर प्रताप के लिए नहीं, आपके लिए यहाँ आए हैं। वीर ये सुनकर उलझन में पड़ गया और उसने कहा, एक्सक्यूज मी,
आप लोग मेरे लिए आए हैं, मतलब हिट एंड रन एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करने ही ना? जिस पर इंस्पेक्टर ने कहा, जी नहीं वीर प्रताप साहब, हमें जो पूछताछ करनी है वो अब आपकी पत्नी से ही होगी, वो भी तब जब वो होश में आएंगी। और उनकी सिक्योरिटी के लिए इंस्पेक्टर सुधा चावला, जी हाँ यही, ये आपकी पत्नी के साथ रुकेंगी और आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। ये सुनकर वीर के होश उड़ गए और वो बोला, व्हाट? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा इंस्पेक्टर? तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे? वीर प्रताप सिंह को? क्या मैं जान सकता हूँ किस जुर्म में? उस पुलिस इंस्पेक्टर का बात करने का अंदाज और वीर को एक मुजरिम की नजर से देखने के तरीके से वीर समझ गया था कि ये पुलिस उसे केसर के एक्सीडेंट के मामले में पूछताछ करने के लिए ले जाने नहीं आई। ये लोग वीर को केसर की जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए थे। वीर की बौखलाहट सुनकर उसके माँ बाबा अनिरुद्ध, शीबा और वेदांत जहाँ भी थे वहाँ से फटाफट उठकर आए। वहाँ ड्यूटी कर रहे डॉक्टर और नर्स स्टाफ भी खड़े होकर ड्रामा देखने लगे। ये देखकर वो पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ा सा झेंप गया और उसने चिढ़ते हुए वीर से कहा, मिस्टर वीर प्रताप सिंह, आप शेर होंगे अपने ऑफिस में और अपनी हवेली पर। मैं यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आया हूँ, क्योंकि आपके खिलाफ प्रॉपर FIR दर्ज हुई है सर जी, अटेम्प्ट टू मर्डर, वो भी अपनी बीवी का। समझते हैं ना कितना बड़ा चार्ज है ये? अब अगर मैं आपको उस कंप्लेंट पर अरेस्ट ना करूं तो और क्या करूं? इस पर वीर ने हैरान होते हुए कहा, क्या मेरे खिलाफ किसी ने FIR दर्ज करवाई है कि मैंने अपनी पत्नी केसर को मारने की कोशिश की है? यानी केसर के एक्सीडेंट के पीछे मेरा हाथ है? कौन मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा सकता है? तभी वीर ने गुस्से में आते हुए आगे कहा, अनिरुद्ध, तुमने मेरे खिलाफ FIR की है, इसलिए जब से आए हो मुझसे वो ऊल जलूल सवाल कर रहे हो? अनिरुद्ध ने बिदकते हुए जवाब दिया, तुम पागल हो गए हो क्या वीर? कुछ भी बोल रहे हो? मैं तुम्हें गिरफ्तार कराऊंगा। मैं दोस्त हूँ यार तुम्हारा, और तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की इज्जत का पूरा ख्याल है मुझे, ओके? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, समझाइए इसे तेज अंकल। तेज प्रताप ने अनिरुद्ध से कहा। अनिरुद्ध, शांत हो जाओ बेटा, शांत। वीर प्लीज, पुलिस के साथ ये रवैया ठीक नहीं, मुझे बात करने दो। इंस्पेक्टर साहब, वीर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, पर उसका रिएक्शन वाजिब है। वीर खुद केसर को हॉस्पिटल लेकर आया है, 20 लोगों के सामने ये एक्सीडेंट हुआ है और वीर पर शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम ही उसका परिवार हैं और हम में से किसी ने भी वीर के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की, तो फिर किस बेसिस पर आप अरेस्ट करेंगे वीर को? तभी कल्याणी ने भावुक होते हुए कहा, मेरे बेटे ने केसर को बचाया है, आप उसे कैसे ले जा सकते हैं फिर पुलिस स्टेशन? दुल्हन होश में आएगी तो खुद सच सामने आ जाएगा, जाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर ने परेशान होकर कहा, अरे सर जी, मैडम जी, मारे को अपनी बात पूरी तो कर लेने दो। वीर प्रताप साहब पर केसर जी का एक्सीडेंट करने का नहीं, करवाने का इल्जाम है, और नहीं, आप में से किसी ने भी इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की है। वीर झल्लाते हुए बोला, अरे तो फिर किसने की है? इस परिवार के बाहर ऐसा है ही कौन जो केसर के लिए मुझे जेल भेजे? वीर ने अभी ये सवाल पूछा ही था कि अचानक एक औरत की भावुक और दर्द भरी आवाज सुनाई दी, मैंने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाई है वीर प्रताप सिंह। सबने हैरान होकर उस दर्द भरी आवाज की दिशा में देखा तो सामने केसर की बिछड़ी हुई माँ वसुंधरा राठौर खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, अंगारे थे और चेहरे पर एक दुखी माँ का दर्द। वो वीर को गुस्से से देखती हुई उसकी तरफ आई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वसुंधरा राठौर ने वीर को उसके कॉलर से पकड़ा और उसके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारते हुए उससे छटपटा कर कहा, क्या लगा था तुझे, तुम सब लोगों को, कि केसर लावारिस है, कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसके घर खबर भी न भेजी जाए? और तू वीर प्रताप सिंह, कहा था मैंने अपने पति से, अपनी बुआ सास से, कि नाराजगी और तैश में आकर मेरी बच्ची केसर का हाथ तेरे हाथ में ना दे, मगर तेरी ही तरह केसर को रेशम का खूनी समझते हुए उन्होंने केसर को वीर नाम के नर्क में झोंक दिया। रेशम को तो मैं वापस ला भी नहीं सकती, पर केसर को तो बचा सकती हूँ ना। और अब मैं ना केसर के बाबा की सुनूंगी और ना ही उसकी बुआ की। मैं अपनी बच्ची को तो जैसे दरिंदे के साथ नहीं रहने दूंगी। गुस्सा, शिकायत, नफरत अपनी जगह है वीर,
पर तुमने तो शादी के 2 हफ्ते के अंदर मेरी केसर को जान से मार डालने की कोशिश कर ली। तो कैसे घूमने दूं तुझे मैं आजादी से? तेरी जगह जेल में है वीर। बस एक बार मेरी केसर को होश आ जाए, मैं उसे तुझसे दूर ले जाऊंगी। खत्म कर दूंगी मैं ये 7 फेरों का खेल। वसुंधरा एक दुखी और सताई हुई माँ का दर्द उगल रही थी और वहां किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोके, वीर का कॉलर उनसे छुड़वाए, उन्हें शांत करके ये कहे कि वीर ने केसर को मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कहते भी कैसे। वसुंधरा ने वीर पर खूनी होने के इल्जाम के अलावा जो भी आरोप लगाए थे वो सच ही तो थे, और वसुंधरा तो बेबसी से अपनी आंखों के आगे अपनी एक बची हुई बेटी को बर्बाद होते हुए देखती आई थी। अगर आज ना फटती तो कब फटती? तेज प्रताप और कल्याणी वसुंधरा को समझाने और संभालने की कोशिश करने ही लगे थे कि थप्पड़ और इल्जाम खाए हुए वीर ने उन्हें हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा, और फिर रोती हुई, उसे बद्दुआएं देती हुई केसर की माँ से उसने बहुत ही धीमी और ठहरी हुई आवाज में पूछा, आंटी, आपको यकीन है कि मैंने केसर की जान लेने की कोशिश की है और मुझे जेल में होना चाहिए? वसुंधरा ने रोते हुए जवाब दिया, हाँ, और तुझे जेल तो क्या, किसी अंधे कुएं में होना चाहिए जहां से निकलकर तू मेरी केसर को दोबारा कभी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये सुनकर वीर ने शांति से कहा, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने रवैये के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। आप प्लीज मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दीजिए। वीर का ये फैसला सुनकर सब सुन्न रह गए। वीर खुद को बचाने के बजाय जेल जाने के लिए तैयार था। वीर अरेस्ट होगा, जेल जाएगा। वीर के घर वालों ने, अनिरुद्ध और शीबा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वीर खुद को गिरफ्तार करवाकर पुलिस स्टेशन चला गया। जब केसर होश में आएगी तब क्या होगा? क्या वो वसुंधरा से कहेगी कि वो कंप्लेंट वापस ले, या वीर को सबक सिखाने के लिए जेल में रहने देगी? आखिर किसने किया है केसर का एक्सीडेंट? क्या अनिरुद्ध और शीबा उतने मासूम और अनजान हैं जितने दिखते हैं, या वो किसी मंसूबे के तहत वीर और केसर की जिंदगी में लौटे हैं? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट